कोई कराची जाता है तो बिल्कुल वो जिंदा सलामत वापस नहीं आता, वो अखबार में ही आता है। तो भारत में फास्ट ट्रेन चलाई है, तो फास्ट ट्रेन ऑब्वियसली उसको चलाना या उसको लाना कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि पाकिस्तान उस ट्रेन को नहीं चला। वाईफाई की बात करें, आपको यहाँ पर चार्जर का प्लग इन भी जो है ना वो भी टूटी हुई कंडीशन में मिलेगा कि आप अपने मोबाइल को चार्ज तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। इंडिया से ज़्यादा टैलेंट यहाँ पर है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इंडिया में अभी लॉन्च हुई है, ठीक है। उन्होंने बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में मेरी यही राय है कि यार देखो, एक्चुअली वो भी हमारे साथ अब आज़ाद हुए थे। सबसे पता है क्या बुरी बात क्या लगती है कि वो हमारे साथ आज़ाद हुए थे और उनकी टेक्नोलॉजी और उनका लेवल कहाँ चला गया है। उनकी करेंसी भी हमसे बढ़ गई है और हम कहाँ पे हैं? हम वहीं पे हैं। हम सियासत से ही बाहर नहीं आ रहे और हमारी बस वही ट्रेनें हैं, वही चल रही हैं, चकाचक चली जा रही हैं। तो आज वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। उन्होंने वहाँ पे वंदे भारत के नाम से ट्रेन बनाई है जो 180 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कराची आपको वैसे इधर से कितना टाइम लगता है? सर तकरीबन कोई 21 से 22 घंटे लग जाते हैं। 22 घंटे जाए तो आप कहते हैं अच्छा पहुँच गए। हाँ, तो वो 5 घंटे में पहुँचा देगी, यानी इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया हमारे रेलवे सिस्टम में और उनके रेलवे सिस्टम में। वजह क्या समझते हैं? सर असल बात ये है कि उन्होंने अपने रेलवे के निज़ाम को मेंटेन करके रखा हुआ है। साथ साथ अब आप हमारे यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर एक इंजन से वो 3-3 4-4 जो है सफ़र उसी से करते हैं। वही वाले पुराने इंजन चल रहे हैं और वो भी पता नहीं कौन सी सदी के चल रहे हैं, नया इंजन नहीं है। रेलवे के हालात देख लें, वहाँ पर जंग से भरी। क्या ख्याल है, ट्रेन सिस्टम कैसा है इंडिया का? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ट्रेन का सफ़र कभी किया ही नहीं है। पाकिस्तान में तो ट्रेन का कोई हाल नहीं है। अगर कोई कराची जाता है तो बिल्कुल वो जिंदा सलामत वापस नहीं आता, वो अखबार में ही आता है। तो भारत में अगर ट्रेन का है सीन तो हो सकता है कि वहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत सहूलत हो, लेकिन पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी सहूलत नहीं है इनके साथ। अब आपने एक सवाल किया है कि क्या हमने 75 साल में ग्रो किया है कि नहीं किया। ऑब्वियसली 75 साल में हमने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। अगर आप हमारी टोटल लाइन जो बिछी हुई है रेलवे इसको जो सपोर्ट करती है ट्रेन्स को, वो हमारी तकरीबन 10 टाइम्स जो है बढ़ चुकी है जो 1947 से है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने जो है ट्रेनों में या अपने इसमें लोकोमोटिव में अपना वो ग्रो नहीं किया, ऑब्वियसली ग्रो किया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब मसला ये, अगर आप ये कहें कि क्योंकि उन्होंने एक फ़ास्ट ट्रेन चलाई है, तो फास्ट ट्रेन ऑब्वियसली उसको चलाना या उसको लाना कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि पाकिस्तान उस ट्रेन को नहीं चला सकता। पाकिस्तान क्या करके रहा है, कैसे कर सकता है? मैं आपको बताता हूँ ना। अभी इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो जो लाइन हमने ट्रैक बिछाने होते हैं, उसके लिए एक ह्यूज अमाउंट हमें चाहिए कि हम वो ट्रेन जो है उसको चलाएं। आइडियाज़ आए थे शुरू में, कोई तकरीबन कोई 10 साल पहले हमने ये प्लान किया था कि एक फ़ास्ट ट्रेन जो है वो हमने पिंडी और लाहौर के दरमियान में चलानी है। जी, पहली बात तो इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसका जो बैकग्राउंड है, इसके पीछे जो वेस्टर्न पावर्स है मेनली उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है और उनकी ये कोशिश है कि वो इंडिया को रीजनल चौधरी बना दें। और उस रीजनल चौधरी बनाने के चक्कर में वो उसका मेन टारगेट चाइना है। चाइना को कैसे काउंटर करना है। जो दूसरे बाकी छोटे मोटे स्टेट्स हैं, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम, पाकिस्तान एक स्टेट है, उसको काउंटर इस तरह से वो ऑपरेशन जो उन्होंने लॉन्च किया सिंदूर के नाम से, उसको काउंटर करने की कोशिश की। बाकी जितने भी रीजनल स्टेट्स हैं, इंडिया कोशिश करेगा कि किसी तरह से इनको काउंटर करके अपनी रीजनल हेजेमनी जो है वो इसी तरह से वो बना सके। तो क्या लगता है कि चाइना और इंडिया सही जंग तो उनके बीच है, पाकिस्तान पे खामखा हमले क्यों कर दिए? देखें, जब भी किसी दो बड़े सुपर पावर्स की जंग होती है तो वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाते। वो कभी भी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ते। हमेशा वो एक थर्ड वे ढूंढते हैं और उन थर्ड वे, जिसको प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट कहा जाता है, या वो एक किसी थर्ड एक्टर के थ्रू वहाँ पे उनका जंग लड़ा जाता है। अभी रशिया और अमेरिका की जंग चल रही है, बीच में जो जंग है वो यूक्रेन में लड़ी जा रही है और यूक्रेन को यूज़ किया जा रहा है रशिया को तोड़ने के। तो इसी तरह से चाइना और इंडिया का जो वॉर है, इसी के चक्कर में जो रीजनल बाकी स्टेट्स हैं उनके किसी न किसी स्टेट को यूज़ करके इनकी राइवलरी को जो है वो इसी तरह से ये चीज़ आगे बढ़ेगी। ठीक है, जो सवाल मैंने इन सर से पूछा था आपसे पूछे। इंडिया ने बोला कि हम बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, अब हम उनका बाइकआउट करेंगे। इंडिया चाइना का बाइकआउट क्यों नहीं कर पा रहा? हालांकि बनता तो चाइना का बाइकआउट है ना। देखें, हर रियासत के अंदर कुछ लोग
स्पेसिफिकली जो सियासत के लोग होते हैं उन्होंने अपने अवाम को कुछ इश्यूज़ के ऊपर सेंसिटाइज़ करना होता है, कुछ रेटरिक्स के ऊपर सेंसिटाइज़ करना होता है। वो इस तरह के रेटरिक्स होते हैं कि हम जी फ़लाँ का बायकाट कर दिया, जो दुश्मन के साथ देने वाले थे हमने उनका बायकाट कर दिया, तो अवाम को इसी तरह से सेंसिटाइज़ करते हैं। लेकिन वो लोग रैशनल एक्टर्स भी होते हैं और वो ये भी सोचते हैं कि अगर चाइना के साथ हमारी इतनी बड़ी वॉल्यूम पे ट्रेड चल रही है तो हम उस चीज़ से उस लेवल पे अगर बायकाट का चक्कर है वो चला लें तो हमें हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा और इस वजह से वो इसकी तरफ नहीं बढ़ रहे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे अभी मैं इंडिया के ही चैनल्स को सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना है तो जो है बलूचिस्तान को अलग कर दो, अगर टर्की से बदला लेना है तो कुर्दों को सपोर्ट करना शुरू कर दो, टर्की मतलब के टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। आज़रबाईजान में कहता है वो तुम्हारे मुकाबले का है नहीं, उसको तो हम वैसे ही ख़त्म कर देंगे। तो ये जो इंडिया इस वक्त अपनी पॉलिसी जो दुनिया के सामने रख रहा है, आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में जो है एक सॉफ्ट इमेज जो इंडिया का बिल्डअप हुआ हुआ है ट्रेड को लेके, इकोनॉमी को लेके, हमारे यहाँ पीस है उसको लेके, आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने से भी इंडियन इकोनॉमी जो है जो ग्रोथ की तरफ जा रही है वो नीचे आना शुरू हो जाएगी? देखें, कोई भी मुल्क जब वो रीजनल हेजमान बनने की तरफ जाता है तो आईआर के अंदर रियलिज्म का एक बहुत बड़ा उसके अंदर डोमेन है और उसमें हमेशा वो पावर जो है वो बेलिजरेंट हो जाता है। ठीक है। बेलिजरेंट का मतलब यह है कि वो हमेशा जंग की तरफ जो है उसका बहुत बड़ा रुझान होता है और वो इसी तरह से जो हॉट स्पॉट एरियाज़ होते हैं कुछ स्टेट्स के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान का एरिया, हालांकि बलूचिस्तान का जो अपना ग्रीवेंस है वो एक जेन्युइन ग्रीवेंस है। अब वो ग्रीवेंस को कोई भी आपका जो एनिमी पावर है वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है और वो हर मुल्क के अंदर ये फिनोमेना होता है, वो इंडिया भी उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है सर, आपसे पूछूंगी कि ये बांग्लादेश को जिस इंडिया ने पाला 1971-72 के बाद, शेख हसीना का दौर रहा, इंडिया ने बहुत ज़्यादा जो है एडवांटेजेस भी बांग्लादेश को दिए, अब दोनों के बीच जंग वाली सूरत हाल है, वो कह रहे हैं हम हमला करेंगे, वो कह रहे हैं हम हमला करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो 50 साल की जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी क्या वो वापस आएगी? क्या बांग्लादेश दोबारा जो है इंडिया के साथ उसी लेवल पे आएगा जो इंडिया चाहता है, जो हसीना के टर्म में थे, या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलके इंडिया की इसी तरह मुखालफत करता रहेगा? इस तरह की पावर पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए रीजनल में, तो उसमें हर स्टेट की रीजनल जो हेजमनी की तरफ जाते हैं उनका ये सीन होता है कि वो काउंटर करते हैं थ्रू प्रॉक्सीज के थ्रू ही वो दूसरे सिटी में कंट्रीज़ में, साथ वाली कंट्रीज़ में वो गवर्नमेंट इंस्टॉल करते हैं। जिस तरह हमारा चलता रहा अफ़गानिस्तान में, इंडिया का चलता रहा उसमें बांग्लादेश में, और अब हमारा पाकिस्तान के अब बेहतर हो गया, बलूचिस्तान वाला जी शुरू हो गया। बलूचिस्तान वाला ज़्यादा शुरू हो गया। खैर बांग्लादेश के साथ हमारे अभी बेहतर चल रहे हैं और जिसका इंडिया को बुरा लग रहा है और इस वजह से तो इसकी तरफ बांग्लादेश। सर आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि आप जो है भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद सीमा अमेरिकी मुल्क पुराने चीनी रडार सिस्टम और सतह के हवा में मार करने वाले चीनी मिसाइल सिस्टम तैनात किया हुआ था। इससे HQ-9S शामिल है जिसकी अधिकतम रेंज 250 किलोमीटर की है। भारतीय वायुसेना उसे हार्पी लेटरिंग वायुसेना को पाकिस्तान 4-5 रडार स्टेशनों को निशाना बनाया। इसके अलावा चीनी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की लॉन्चर साइट को भी निशाना बनाया। भारत की इस जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान वायुसेना को पंप बना दिया, जिससे पाकिस्तान भारतीय वायुसेना की निगरानी करने के हवाई हमले से बचने के लिए भारत ने अपने S-400 सिस्टम का तैनात किया हुआ था। S-400 के डर से पाकिस्तान लड़ाकू विमान सीमा के अंदर बहुत उड़ान भर रहे थे, उन्हें निशाने बनाए जाने का डर था। वही वजह रही कि पाकिस्तान लड़ाकू विमान भारत के हमले से बचने के लिए नागरिक विमानों के आड़ में उड़ान भर रहे थे। S-400 के अलावा साक्षम शेरिया आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भी रणनीतिक रूप से बेहद अहम जगहों पर तैनात किया गया, जिससे पाकिस्तान वायुसेना को मौका नहीं मिला।